यह आदमी एक असली और फार्मर है। उसने कभी आर्मी की स्पेशल फोर्सेज में अपनी सेवा दी थी और अपने लापता भाई की तलाश में उसने टावर में एंट्री ली। टावर के अंदर वह हर काम को पूरी मास्टरी के साथ करता है और अपने अपोनेंट्स को ऐसे ह्यूमिलिएट करता है जैसे वे कुछ भी ना हो। बेहद कोल्ड ब्लडेड होने के साथ साथ वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शता और टावर के एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा बनाए गए हर टेस्ट में रैंक 1 हासिल करता है। वह कितना बड़ा सिग्मा चैड है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लग सकते हैं कि रैंक 2 पर मौजूद अडोरा नाम की लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है और हर कीमत पर उससे शादी करना चाहती है। प्रॉब्लम यह है कि उसका होने वाला ससुर बेहद गुस्सैल और खतरनाक रूप से पावरफुल है, जो सिर्फ एक स्ट्राइक से पूरी गिल्ड को तबाह करने की ताकत रखता है। तो क्या अपनी इस हॉट डेमन गर्ल से शादी करने के लिए उसे अपने ससुर को पीटना पड़ेगा? लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बात से बिल्कुल नहीं डरता। वह वॉल्ट ऑफ द गॉड्स में एंटर करेगा और इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स हासिल करेगा। मैंने इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है उसका तो बस एक छोटा सा फ्रैक्शन ही बताया है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत पर चलते हैं ताकि आप देख सकें कि वह इतना पावरफुल कैसे बना, उसने किन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया और उसने उस हॉट डेमन गर्ल का दिल कैसे जीता। अब वह केवल उन लोगों से रिवेंज लेना चाहता है जिन्होंने उसके भाई को तड़पाया था। ये जॉन की कहानी है, एक ऐसा इंसान जो बदला लेने के लिए खुद एक डेमन बन गया। कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर से होती है जो एक ऐसी फोटो को घूर रहा है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। वह सोच रहा है कि 5 साल बाद उसे अपने भाई के बारे में जो पहली खबर मिली वह ये थी कि उसकी मौत हो चुकी है। ये हमें 3 साल पीछे उसकी माँ के फ्यूनरल में ले जाता है जहाँ हमें पता चलता है और वह एक्सप्लेन करता है कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति उसका भाई था जो गायब हो गया था। इसके बावजूद उनकी माँ ने कभी उसे ढूंढना बंद नहीं किया था। इसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि उसने अपने भाई की तलाश बंद कर दी थी और उसे अफ्रीका भेज दिया गया था, इसलिए उसे कोरिया लौटने की कोई वजह नहीं दिखी। प्रेजेंट में वापस आते हुए उसने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ है जिसमें एक फोटो और एक वॉच है। उसे याद आता है कि उसे बताया गया था कि ये चीजें उसके भाई की हैं। वह पॉकेट वॉच को ध्यान से देखता है और कहता है कि यह एक गिफ्ट था जो उसने अपने भाई को कॉलेज के लिए गुड लक विश करने के लिए दिया था। फिर हमें उन दोनों का सोफे पर बैठकर बात करने और एक साथ बिताए वार्म मोमेंट्स को याद करने का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। हमें ये भी पता चलता है कि मेन कैरेक्टर का नाम चे यूंग है। इसके बाद वह नोटिस करता है कि वॉच चल रही है। उसने सोचा था कि वह टूटी हुई है, इसलिए उसे अभी भी काम करते देख वह शॉक हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे बात कर रही है। वह खुद से कहता है कि यह कोई हेलुसिनेशन नहीं है और न ही वॉच के अंदर का कोई रिकॉर्ड है, इसलिए वह नर्वस और स्कैर्ड होने लगता है। वह उसके भाई की आवाज है। वह आवाज कहती है कि उसने अपनी माँ को ठीक करने के लिए मेडिसिन ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वह वापस नहीं आ सका। फिर चे यूंग के भाई के फ्लैशबैक सामने आते हैं। एक दिन उसे एक स्ट्रेंज टेक्स्ट मिला जिसमें बस ये पूछा गया था कि क्या वह पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं, और आखिरकार उसने हाँ में जवाब दिया। उस दिन के बाद से उसे अजीब सपने आने लगे। ऐसा फील होता था जैसे वह स्पिरिट्स, ऑर्क्स, ट्रोल्स और ड्रैगन से भरी एक फैंटेसी वर्ल्ड में है। उसके सेंटर में टावर ऑफ द सन गॉड खड़ा था। लोग कहते थे कि अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप गॉड बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए यह मैटर नहीं करता था। वह तो टावर के अंदर का मैजिक मेडिसिन यानी एलिक्सिर चाहता था जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। कुछ दिनों बाद भाई बताता है कि उसने उन लोगों के साथ एक टीम बनाई जिनके गोल्स उसके जैसे ही थे और उन्होंने टावर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। वह अपनी जर्नी के बारे में बात करता है और बताता है कि जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए उनकी प्रोग्रेस स्लो होती गई। फिर एक हाई रैंकिंग क्लैन के साथ उनका टसल हो गया, इसलिए उन्होंने एक डील करने की कोशिश की। वह फेल रही और वॉर छिड़ गया। वह संक्षेप में बताता है कि उसके बाद क्या हुआ। एक अलाइड एनिमी क्लैन का सफाया कर दिया गया। वह उस वर्ल्ड में एक ऐसी लड़की से मिला जो उससे प्यार करती थी और फिर से वॉर शुरू हो गया। महीनों बाद भी वॉर चल रहा था। हर कोई पूरी तरह थक चुका था। फिर उन्हें अपने क्लैन में एक ट्रेटर गद्दार मिला और कोई भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी डायरी कहती है कि उसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रही थी। जिस लड़की से वह प्यार करता था उसने उसके हॉट में छुरा घोंप दिया और उसे अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी बॉडी रॉट सड़ने होने लगी। फिर हम उसे एनिमी से घिरा हुआ देखते हैं। उसका मानना है कि आखिरकार उसे एलिक्सिर मिल गया था, लेकिन अपनी इस कंडीशन में वह इसे डिलीवर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ये सारे मैसेजेस पीछे छोड़ दिए ताकि हमें पूरी सिचुएशन को समझ सके, उस एलिक्सिर को रिकवर कर सके और उनकी माँ को दे सके। अचानक आवाज बंद हो जाती है और एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि उसका सेशन स्टार्ट हो गया है। मेन कैरेक्टर को अपने अंदर कुछ फ्लो होता हुआ महसूस होता है। यह माना है वह पावर जिसका इस्तेमाल उस दूसरी दुनिया में किया जाता है। उसके भाई के फ्लैशबैक्स फिर से आते हैं और एक आखिरी मैसेज के साथ एंड होते हैं। उसके अवेकनिंग का मार्क कंप्लीट हो चुका था। एक और मैसेज कहता है कि उसकी बॉडी की एबिलिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है और उसका नेचर आइडेंटिफाई होने के कारण उसे कुछ स्किल्स दिए गए हैं। इसके बाद उससे कहा जाता है कि वह खुद को रजिस्टर कर सकता है। अब मेन कैरेक्टर को आखिरकार समझ आ जाता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था और तभी वह अपना रिवेंज शुरू करने का डिसीजन लेता है। अगले सीन में वह अपनी स्किल्स चेक करता है। उसका नेचर कोल्ड ब्लडेड है, जिससे वह किसी भी सिचुएशन में अनरियलिस्टिक रूप से लॉजिकल रह सकता है। कोई भी उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। उसकी दूसरी स्किल ड्रैगन आइज है जो ट्रुथ के पार भी देख सकती है और चीजों को और डीपली एनालाइज करने में उसकी मदद करती है। क्लेवॉयंस की मदद से वह उन मेमोरीज को सुन सकता है जो उसके भाई ने वॉच में रिकॉर्ड की थी। इसके बाद वह साजन से बात करके अपने सारे मैटर्स सेटल करता है, अपना घर सेल पर लगा देता है और अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म और बैकपैक को बंद कर देता है। वह ट्रिप के लिए अपनी जरूरत का सामान खरीदता है, फर्स्ट एड सप्लाईज, मिलिट्री नाइफ्स और राशन। फिर वह उस लोकेशन पर पहुंचता है और अपनी वॉच का एक बटन प्रेस करता है।
अचानक उसके सामने एक डोर अपीयर होता है। अब से उसे डेमन मास्क के रूप में जाना जाएगा। वह फ्लो 0 में एंटर करता है, जहां ट्यूटोरियल शुरू होता है। यह उन प्लेयर्स के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है जिन्हें गॉड बनने और टावर क्लाइंब करने का चांस दिया जा रहा है। उन्हें प्रूव करना होगा कि वे इसके वर्दी हैं। जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाई थी उसके स्कोर बहुत ज्यादा हैं। जब तक वह अपना लेवल नहीं बढ़ाता वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसका शरीर मजबूत होगा। उसे अपनी कमजोर हालत को बेहतर बनाना होगा। फिर गाइड आता है, उसका नाम इबेल कोरा है। वह मिलनसार है और बताता है कि ट्यूटोरियल ए से जी तक 7 ब्लॉक में बनता है। स्कोर जितना ज्यादा होगा इनाम उतना ही बेहतर होगा। समय सीमा 30 दिन है। उसे 3 से 5 लोगों का ग्रुप बनाने की सलाह भी दी जाती है ताकि वे लेवल पार करते रहें। अकेले जाने पर बड़े इनाम मिलते हैं, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। अकेले रहने पर ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। फिर अगला स्टेज शुरू होता है। इसे पार करने के लिए उसे साबित करना होगा कि उसमें काबिलियत है। उसे ब्लॉक में लगे ट्रैप को बेकार या नष्ट करना होगा, और कोई चीज पहले से ही आ रही है। अपने भाई की डायरी में बने तीरों के निशान से मिली चेतावनी की वजह से वह मुश्किल से ही पहले हमलों से बच पाता है। कुछ तीर उसे नहीं लगते, लेकिन कुछ लग जाते हैं। वह तेजी से अपने बैकपैक और दीवार का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी तीर उसे लग जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी कोल्ड ब्लडड स्किल उसे शांत होने में मदद करती है। उसे पता है कि यह जगह जानलेवा है, लेकिन अगर वह घबराता रहा तो पागल हो जाएगा। अपनी आर्मी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके वह अपने जख्मों का इलाज करता है। उसका दर्द सहने का हुनर भी बढ़ने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि तीर एक टाइमर पर चलते हैं और उनके चलने से ठीक पहले एक सिग्नल मिलता है। उसे वह पॉइंट ढूंढना है, लेकिन बहुत अंधेरा है, इसलिए उसे आवाज पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी सेंसिंग क्षमता बढ़ती जाती है और जैसे ही उसे गियर की आवाज सुनाई देती है वह अपना चाकू फेंकता है और पहला ट्रैप बेकार कर देता है। उसके बाद वह तीरों से बचता रहता है और एक काम की बात समझता है। वह उनका सामना कैसे करता है, इस आधार पर वह अलग अलग स्टैट्स बढ़ा सकता है। साइड से आने वाले नीले तीर से बचने पर एजिलिटी बढ़ती है, लाल तीर से ताकत बढ़ती है और पीले तीर के लगने से एंड्योरेंस बढ़ता है। ये फ्लोर असल में बस एक बोनस स्टेज है। वह अपने ज्यादातर स्टैट्स बढ़ा सकता है, लेकिन एमपी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर शो का मजा लेने लगता है, जिससे उसे उत्सुकता होती है। मुख्य किरदार खुश है क्योंकि सिर्फ 34 घंटों में उसने अपनी स्किल्स में काफी सुधार कर लिया है और वह सेफ जोन तक पहुंच जाता है। लेकिन अगले इलाके में जाने से पहले उसकी हड्डियों और जख्मों का इलाज किया जाता है। अंदर जाने के बाद वह पूरी तरह थक जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब नकाबपोश फाइटर अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने कोई खड़ा हुआ दिखता है। उसे उस व्यक्ति के होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि यह कोई रहस्यमयी व्यापारी है। व्यापारी अपना परिचय देता है। उसका नाम ए है और वह कहता है कि वह हर तरह की चीजें, स्किल बुक्स, पोशन बुक्स, खाना और यहाँ तक कि हर तरह की कलाकृतियां भी बेच सकता है। एक चीज उस नौजवान का ध्यान खींचती है, वह एक रीसेट टिकट है। इसके जरिए वह अपनी पसंद के किसी भी पॉइंट पर वापस जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत उसके स्टैट्स हैं। वह मिनरल वाटर की एक बोतल भी देखता है जिसकी कीमत 2 स्ट्रेंथ पॉइंट्स है और सोचता है कि कीमतें पूरी तरह से धोखा हैं। फिर वह रीसेट टिकट खरीदने के लिए कहता है और व्यापारी हैरान होता है कि क्योंकि किसी ने भी कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी वह उसे इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। उसे बस इसे तोड़ना है और यह उसे शुरुआती जोन में वापस भेज देगा। वह अपने पास मौजूद हर स्टैट पॉइंट का इस्तेमाल करके 10 टिकट खरीदता है। तो अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, न स्ट्रेंथ, न फुर्ती, कुछ भी नहीं। लेकिन वह सब कुछ फिर से हासिल करने के लिए तैयार है और उसके स्किल पॉइंट्स एक बार फिर बढ़ने लगते हैं। साथ ही नई क्षमताएं भी मिलती हैं, जैसे विजुअल प्रोजेक्शन, जिससे वह अपने आसपास की पूरी जगह को बिना रंग के देख सकता है। और उसके भाई ने उसे इसका पूरा इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। जल्द ही वह फिर से एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। पहली बार में 34 घंटे लगे थे, अब सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। उसने काफी लेवल हासिल कर लिए हैं, हालांकि सबसे अच्छे खिलाड़ी शायद पहले से ही ब्लॉक ए में हैं। फिर भी अब असली शुरुआत का समय है और वह ब्लॉक ए के बॉस रूम में घुसता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, आग के तीर दिखाई देने लगते हैं। ट्रैप्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन अपने स्टैट्स और रिफ्लेक्सेस की वजह से यामू बच जाता है। फिर आग की एक विशाल लपट दिखाई देती है, लेकिन वह उसे काटकर आग के बीच से आगे बढ़ता है, जब तक कि एक बार उसे पीछे नहीं धकेल देता। उसके दुश्मन कॉपस स्केयरक्रो हैं। उसके भाई ने उसे उनके बारे में चेतावनी दी थी। वे ऐसी चीजें हैं जो यूजर की स्किल्स की नकल कर सकती हैं, और अगर वह उन्हें हरा देता है तो वह बॉस रूम में जा सकता है। जीतने का तरीका है उन्हें सीधे तौर पर नष्ट करना या उन पर वार करना। वह अपनी ड्रैगन की आंखें एक्टिवेट करता है, जिससे उसे हमला करने के लिए कमजोर जगह दिख जाती है। उसे यह सलाह भी याद आती है कि जब उन्हें उनके माना सेंसर दिखें तो हमला करना चाहिए। वह इसे साफ साफ सुनता है, बचकर निकलता है और एक पर वार करता है। वह ये समझ नहीं पाती, उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसे सेंसर के बारे में कैसे पता चला। वह उस पर दबाव डालता है, लेकिन वह लगातार इनकार करती है।
यंगवू बस ये जानना चाहता है कि उसे कैसे पता चला, और आखिरकार वह बताती है कि वह अपने आसपास के जादू को देख सकती थी। उसे एहसास होता है कि यह कितना कीमती है, क्योंकि ऐसी स्किल बहुत कम लोगों में होती है। वह चाहता है कि वह उसे सिखाए, लेकिन वह मना कर देती है। उसके लिए बिना जादू के उन पुतलों स्कैरक्रॉस को हराना पागलपन जैसा लगता है। स्थिति को समझने के बाद वह उसे सिखाने के लिए सहमत हो जाती है, अगर वह स्टेज क्लियर करने में उसकी मदद करे। यंगवू हाँ कह देता है, हालांकि वह सावधान रहता है क्योंकि उसकी त्वचा उसके असली रूप को छिपाए रखती है। बस ऐसे ही वे उस स्टेज के लिए एक टीम बन जाते हैं। जैसे जैसे मुख्य पात्र MC एक के बाद एक दुश्मन को हराता जाता है, वह उसे जादू की बुनियादी बातें सिखाती है। यहाँ उसे अपने भाई के स्वभाव के बारे में भी और पता चलता है, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि वह इतना ताकतवर क्यों था। जब वे आखिरकार दरवाजे पर पहुंचते हैं तो MC को बहुत सारा कर्मा मिलता है, जो स्टेज क्लियर करने और दुश्मनों को हराने के लिए मिलने वाली इनाम की करेंसी है। आपके पास जितना ज्यादा कर्मा होगा, आप उतनी ही बेहतर चीजें खरीद या बेच सकते हैं। MC अपने कर्मा को छिपाने के बारे में सोचता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा देखकर सब हैरान रह जाएंगे। किसी का ध्यान न जाए, इसलिए वह ब्लॉक A में प्रवेश करता है। ये लोगों से खचाखच भरे किसी स्टेडियम जैसा है, जिन्होंने लेवल क्लियर कर लिया है। उनमें से कई बुरी तरह घायल हैं। लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगते हैं, उसे रहस्यमय कहते हैं और उससे अंदर जाने के लिए कहते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं कि आखिरकार वह सफल हो गई। लेकिन जब वह आदमियों के एक समूह को देखती है तो वह गुस्से से भर जाती है। वे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देती है और यानबू के पीछे हो लेती है। साथ ही जादू के बारे में अपनी सारी जानकारी भी बताती रहती है। फिर जितनी हो सके उतनी मदद करने के बाद वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लोग उसे उले कहते हैं। पता चलता है कि उन आदमियों को एंडन ने भर्ती किया था, जो एक जाना माना खिलाड़ी था और जिसके ग्रुप का ट्यूटोरियल पर पूरा दबदबा था। उसने उनसे कहा था कि लेवल क्लियर करने के बाद वे उसके साथ जुड़ जाएं। लेकिन एक समस्या आ गई। दुश्मन उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उनके बचने की संभावना लगभग न के बराबर थी। उन सभी में से उले सबसे कमजोर थी, क्योंकि उसकी एकमात्र काबिलियत जादू का विश्लेषण करना थी। तो उन्होंने उसे पकड़ा और मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए उसे चारे की तरह बाहर फेंक दिया, ताकि वे ट्रायल से भाग सकें। यूल बस उन्हें जाते हुए देख सकती थी, क्योंकि वे उसे वहां मरने के लिए छोड़ गए थे। अब उनके चेहरे देखकर वह साफ कर देती है कि उसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए वे कचरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूल उसे ठुकरा देती है और वहां से जाने लगती है। उनके माफी मांगने की असली वजह आसान थी। उन्होंने पहले ही अपने लीडर को बता दिया था कि यूल ने खुद की कुर्बानी दे दी है। अगर उसे पता चलता कि वह अभी भी जिंदा है और सच सामने आ जाता तो रैंडन उन्हें ग्रुप से निकाल देता। अच्छी बात यह थी कि वे ऐसी जगह पर थे जहां कोई गवाह नहीं था, और चूंकि वे पहले ही उससे छुटकारा पा चुके थे, उन्हें लगा कि वे ऐसा दोबारा कर सकते हैं। उनमें से एक अपनी तलवार निकालता है ताकि वह उसके पीछे से वार कर सके, लेकिन योवू उन्हें घटिया कहता है और उसका हाथ काट देता है। उसे पता चल गया था कि यूल के साथ धोखा हुआ है, इसलिए वह बीच में आ गया, लेकिन असली वजह यह थी कि उसकी कहानी ने उसे अपने भाई की याद दिला दी थी। वह आदमी उसे गाली देता है गुस्से में कि योवू ने उसका हाथ काट दिया। वह ठंडेपन से उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहता है। फिर वह दूसरों को हथियार छोड़ने का आदेश देता है, वरना वह उनके लीडर का हाथ तोड़ देगा। जैसे ही वे उसकी बेबस चीख सुनते हैं, वे उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन यामू उन्हें बेवकूफ समझता है और फिर भी हाथ तोड़ देता है। वे विरोध करने लगते हैं, लेकिन उनका लीडर जमीन पर गिर जाता है। बाकी दो बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यानवू आसानी से उनसे निपट लेता है। उसके बाद वह बस यूल से कहता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि वह किस पर भरोसा करती है, और चला जाता है। उसका शुक्रिया सुनकर वह उसे प्रेजिया में फूलों के बगीचे में जाने के लिए भी कहता है, क्योंकि इससे उसे बहुत मदद मिल सकती है। उसके बाद वे सच में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूर से हीरो दो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह साफ तौर पर मजबूत था, भले ही उसने अरेंडन के आदमियों से लड़ाई मोल ली थी। फिर भी वे उस पर नजर रखने का फैसला करते हैं। यानवू के लिए ब्लॉक भी शुरू होता है। वहाँ 4 दरवाजे हैं और उसे बस एक चुनना है। वे दाईं ओर जितने दूर होते हैं उतने ही मुश्किल होते जाते हैं। वह काले दरवाजे को चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे उसे बैथेरी का वैम्पायर खंजर रखा है। कमरे में घुसते ही उसे एक बहुत बड़ा हॉल दिखता है। मिशन पानी के दूसरी तरफ जाना है, लेकिन जब वह पत्थर फेंकता है तो वह तुरंत पिघल जाता है। ड्रैगन की आंखों का इस्तेमाल करके उसे माना जादुई ऊर्जा से भरी एक छोटी सी टाइल दिखती है। जैसे ही वह उसे छूता है, एक सुरंग खुल जाती है। उसे एक छिपा हुआ डंजन तहखाना मिल जाता है। आगे बढ़ने पर उसे सफेद काय मॉस्क मिलती है, जो इंसानों के लिए नुकसानदायक होती है। फिर भी कीड़े मकोड़े और जानवर इस सफेद काय को खाते हैं, क्योंकि चांद की रोशनी इसे खास ताकत देती है। यह अंदर से गर्मी पैदा करती है और आग जैसी ताकत देती है।
और यामू को इससे एक बहुत काम की चीज बनाने का तरीका पता है, जिससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इंसानी शरीर कमजोर होता है, यह आसानी से बीमार पड़ जाता है, टूट फूट जाता है या घायल हो जाता है। एक मजबूत शरीर भविष्य की लड़ाइयों को उसके लिए बहुत आसान बना देगा। इसे बनाने के लिए उसे एक कीड़े के दिल की जरूरत है, इसलिए वह एक विशाल कनखजूर सेंटीपीड पर अपना खंजर फेंकता है। चोट लगते ही वह सीधे उस पर हमला करता है। यामू को एहसास होता है कि खंजर का कोई असर नहीं हुआ। उसका कवच बहुत सख्त है, लेकिन अपनी ड्रैगन की आंखें एक्टिवेट करने के बाद उसे उसकी कमजोर जगह मिल जाती है। उसे बस सही समय पर वहां वार करना है। हमले का एहसास होते ही वह बचकर आगे बढ़ता है। वह दोनों हाथों से अपनी तलवार उस जीव के कवच में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे एक जोरदार चोट लगती है और वह उड़कर दीवार से जा टकराता है। वह चकरा जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है, और कनखजूरे के दर्द की प्रतिक्रिया से उसे जहर भी चढ़ जाता है। अब उसकी 4 पसलियां टूटी हुई हैं और गर्दन में 2 फ्रैक्चर हैं, लेकिन उसका स्वभाव उसे शांत रखता है। यहाँ तक कि उसमें जहर से लड़ने की क्षमता भी बनने लगती है। फंस जाने पर उसमें नई क्षमताएं जागती हैं, मजबूत इच्छा शक्ति, लड़ने का जज्बा और जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा। कनखजूरे के सिर को पीछे धकेलकर उसे आखिरकार वह जगह मिल जाती है जहाँ कोई सुरक्षा कवच नहीं है। इस तरह वह लाल कनखजूरे को मार डालता है। शांत होने के बाद वह काई खाता है और फिर उस मॉन्स्टर का दिल खा लेता है। इस बीच रूम बी में एंडन अपने लोगों के कमजोर होने पर बहुत गुस्से में है और हीरो पर भी नाराज है, क्योंकि उसने उसके अंडर काम करने वाले लोगों पर हमला किया था। इसलिए वह उसे ढूंढने का फैसला करता है। उसी समय योंगवू के शरीर के अंदर जो चीजें उसने खाई थी वे एक साथ असर करने लगती हैं। उसकी टूटी हुई हड्डियां और मांसपेशियां ठीक और मजबूत हो जाती हैं। अब उस लड़ाई की वजह से उसके स्टैट्स हैं 60 स्ट्रेंथ, 65 डेक्सटेरिटी, 62 एंड्योरेंस और 21 एमपी, साथ ही डी रैंक कॉम्बैट स्किल। अभी के लिए उसे लगता है कि यह काफी अच्छा है, लेकिन उसे और मजबूत होने की जरूरत है। जैसे जैसे वह डंजन में आगे बढ़ता है, वह काय और दिल के साथ मिले कुछ चमगादड़ों को हराता है। वे एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो विस्फोटक में बदल जाता है, और अंदर जाने पर चींटियों और अंडों की एक फौज उसका रास्ता रोक लेती है। ये नीली चींटियां लगभग आधे मीटर से लेकर पूरे 1 मीटर तक की होती हैं और उनकी एक रानी होती है। वे उसके लिए जान दे सकती हैं, इसलिए अगर वह किसी एक पर हमला करता है तो पूरा झुंड आ जाएगा। वह जानता है कि वह उन सभी को एक साथ नहीं हरा सकता, लेकिन उनके पीछे वह गुफा है जिसमें वैम्पायर वाली तलवार है। इवाटोरी, जिसे गेम के सबसे दुर्लभ हथियारों में से एक माना जाता है, जो बेहतरीन हथियारों में 352वें नंबर पर है, एक ऐसा हथियार जो मौत का कारण बनता है। भले ही वह चींटियों से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह यह मौका नहीं छोड़ सकता। इसलिए वह उन पर पाउडर का एक बैग फेंकता है, फिर तुरंत अपने बैग से एक लाइटर फेंकता है, जिससे टनल में जबरदस्त धमाका होता है। कुल मिलाकर 17 नीली चींटियां चपेट में आती हैं, 87 जल जाती हैं और वह बची हुई चींटियों को एक एक करके अपनी तलवार से खत्म कर देता है। लेकिन वह ध्यान देता है कि ये सिर्फ वर्कर चींटियां या अंडे थे जो अभी तक हैच नहीं हुए थे। फिर कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है। नीली चींटी रानी। उसे नहीं लगता कि वह उसे हरा सकता है, इसलिए वह भागने के लिए टनल का दरवाजा ढूंढता है। वह अपनी चाकू फेंकता है, फिर पूरी रफ्तार से उसके कुछ पैर काटने में कामयाब हो जाता है। इससे उसे दरवाजे से निकलने का काफी समय मिल जाता है। वह वैम्पायर राजा के ठिकाने में दाखिल हो चुका है। उसे वह हथियार मिल गया, रैंक 352 वाला एक खास तरह का हथियार। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, काला जादू उसके शरीर, खासकर उसके हाथ में दौड़ने लगा। उसे याद आया कि यह खंजर खुद अपना मालिक चुनता है। अगर यह किसी को पसंद नहीं करता तो कहते हैं कि यह उसका दिमाग खा जाता है। लेकिन उसने उसी खंजर से अपने दूसरे हाथ पर वार किया, जिससे खंजर को अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके उस असली सील को तोड़ना पड़ा, जो उसकी असली रैंक नंबर 66 को जाहिर करती थी। अपने असली रूप में ये वैम्पायर जैसा खंजर दुश्मन की जीवन शक्ति और आत्मा को सोख लेता है और दोनों को अपने मालिक को दे देता है। यिनवू अपने नए हथियार को आजमाना चाहता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह रानी चींटी क्वीन एंट पर हमला करने के लिए ऊंची जगह पर जाता है और खंजर डैगर को एक्टिवेट करता है। इससे टारगेट की ताकत और जीवन शक्ति वाइटैलिटी खत्म हो जाती है। खंजर की स्किल एक लेवल बढ़ जाती है और रानी को मारने के लिए उसे 300 कर्मा मिलते हैं। इस बीच वे लोग लगातार उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने कभी ऐसी जगह के होने की कल्पना भी नहीं की थी। ऊपर से उनके आसपास की लाशों को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। एनर्जी का खिंचाव जबरदस्त था। उसने न केवल अकेले उस ब्लॉक को साफ किया, बल्कि एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी हासिल किया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह कमाल का था। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो अनगिनत कबीले क्लैंस उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे उससे पहले ही उस तक पहुंचना चाहते हैं। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। यानू ने अब तक कुल 1000 मॉन्स्टर्स का शिकार कर लिया है, जिससे अगले मिशन की जरूरत पूरी हो गई है। उसका शरीर बदलने लगता है और उसे एक मजबूत शरीर मिलता है। उसकी ताकत 81, फुर्ती 83 और सहन शक्ति 89 तक बढ़ जाती है, जबकि एमपी 21 पर ही रहता है। उसे एक नया गुण भी मिलता है जो उसे असेंशन की विश्राम स्थली, रेस्टिंग प्लेस ऑफ असेंशन के लिए एक पात्र वेसल बनने देता है। अब उसका ड्रैगन शरीर 21% पूरा हो चुका है और अभी भी अपरिपक्व इमेच्योर है।
वह रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कराने से भी इनकार कर देता है क्योंकि वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। फिर हम लीड बोर्ड देखते हैं। एडोरा पहले, फंटे दूसरे और खान तीसरे स्थान पर हैं। योनवू 281वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वह बहुत पीछे है। वे लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे थे? तभी उसकी अंतर्ज्ञान इंस्टिंक्ट्स उसे चेतावनी देती है कि कोई आ रहा है, शायद उसे मारने के लिए। हलचल का पहला संकेत मिलते ही वह अपना खंजर फेंकता है, लेकिन लाल बालों वाला व्यक्ति उसे बमुश्किल रोक पाता है। योनवू पूछता है कि क्या वे रैंडन के ग्रुप से हैं। उलझन और बहस के बाद वे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि वे उसे अपना साथी बनाना चाहते हैं। डॉयल शर्मिंदगी से मुंह फेर लेता है। बार बार ऑफर मिलने के बाद भी यानू मना कर देता है। उसे उनके साथ जुड़ने में कोई फायदा नहीं दिखता। वे हैरान रह जाते हैं। क्या उसे सच में नहीं पता कि खान कौन है? वह ट्यूटोरियल का सबसे बड़ा स्टार है। डॉयल उससे कहता है कि खान की बातों का बुरा न माने क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है।